हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट जेआरएफ, पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सामाजिक समूह का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले अपलोड कर चुके हैं, उसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देख लेते हैं तो आपका सामाजिक समूह टॉपिक जो समाजशास्त्र का है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और ये आपका जेआईसी, पीजीटी, यूजीसी नेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दिया है? ऑप्शन ए मर्टन, ऑप्शन बी हाईमैन, ऑप्शन सी ओवन लीच या ऑप्शन डी रॉबर्ट ई पार्क। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट ई पार्क ने सीमांत व्यक्ति की अवधारणा दी है। और अगर बात की जाएगी सीमांत समुदाय की अवधारणा किसने दी है, तो मैकाइवर एंड पेज ने दी है। आइए जानते हैं सीमांत व्यक्ति रॉबर्ट ई पार्क ने किसे कहा है। जैसे कि अगर बात की जाए कि सीमांत व्यक्ति का सर्वप्रथम निरूपण या उल्लेख किसने किया, तो स्टोनकिन ने, जो कि एक मानवशास्त्री थे, उन्होंने किया था। लेकिन अगर बात की जाए कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले किसने किया इसका प्रयोग, तो रॉबर्ट ई पार्क ने किया था। ठीक है। और सीमांत व्यक्ति क्या होता है ये जानते हैं। तो जाति व्यवस्था में कोई व्यक्ति नीची जाति का सदस्य होकर ऊंची जाति को अपना संदर्भ बनाता है, तो उस व्यक्ति को ना ऊंची जाति वाले समूह में शामिल कर होते हैं और ना ही नीची जाति वाले में। तो अतः वह जो व्यक्ति होता है वो मानसिक व सामाजिक दोनों रूपों से, दोनों जातियों से कट जाता है और उसे ही सीमांत मानव कहा जाता है। ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति किसी भी नीची जाति में है और अपने ऊंची जाति को संदर्भ मानता है और उसके गुणों पे चलने लगता है, तो क्या होता है, वो अपनी जाति से भी कट जाता है और दूसरी जाति को भी पूरी तरह से अपना नहीं पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को सीमांत मानव कहा जाएगा। और सीमांत समुदाय जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसकी ये अवधारणा मैकाइवर पेज ने दिया है। आइए बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और अगर फ्रेंड्स आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा समूह जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह की मिश्रित विशेषताएं पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए आभासी समूह, ऑप्शन बी संदर्भ समूह, ऑप्शन सी बाह्य समूह या ऑप्शन डी अंतर समूह। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए आभासी समूह। तो आभासी समूह जो होता है इसमें प्राथमिक व द्वितीयक समूह दोनों की कुछ कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। आइए जानते हैं आभासी समूह की अवधारणा किसने दिया। जैसे कि आभासी समूह को अर्ध प्राथमिक समूह भी बोल सकते हैं, जिसकी अवधारणा कूले ने दी। और इसके अंतर्गत स्काउट ग्रुप क्लब, नगरीय पड़ोस, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, महिला समिति, ये सब चीज़ें आएंगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है, जैसे कि नगरीय पड़ोस जो होते हैं, इसमें कुछ अपनापन भी होता है और कुछ दूरी भी होती है। तो मतलब प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ये सब जो उदाहरण दिए हैं ये आभासी समूह के अंतर्गत आएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अर्ध समूह का संबोधन किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी कूले, ऑप्शन सी समनर या ऑप्शन डी बोटोमर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, बोटोमर ने अर्ध समूह का संबोधन किया है। आइए जानते हैं कि बोटोमर के अलावा और किसने अर्ध समूह के बारे में बताया है। जैसे कि बोटोमर ने अर्ध समूह की अवधारणा को विकसित किया, लेकिन जिन्सबर्ग ने इसकी विस्तृत और व्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत की। और जो अर्ध समूह होता है, यह समूह स्थिर और अस्थिर समूह के बीच में पाया जाता है। तो बोटोमर ने जिस अर्ध समूह को परिभाषित किया है उसके आधार पे क्या चीज़ है कि स्थिर समूह और अस्थिर समूह के बीच के समूह को क्या कहेंगे? अर्ध समूह। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
बीर स्टीड ने कौन से समूह का उल्लेख नहीं किया है? ऑप्शन ए समितिगत समूह, ऑप्शन बी सहयोगी समूह, ऑप्शन सी सांख्यिकी समूह या ऑप्शन डी स्थायी समूह। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी सहयोगी समूह। तो बीर स्टीड ने सहयोगी समूह का उल्लेख नहीं किया है, जबकि समितिगत समूह, सांख्यिकी समूह और स्थायी समूह का वर्गीकरण बीर स्टीड ने किया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गिडिंस ने सामाजिक समूह को कौन से 2 भागों में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए व्यवहारिक एवं गैर व्यवहारिक, ऑप्शन बी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक, ऑप्शन सी जननकी एवं इकट्ठे या ऑप्शन डी आकस्मिक एवं संकलित। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी जननकी एवं इकट्ठे। तो सामाजिक समूह का वर्गीकरण जननकी और इकट्ठे में किसने किया है? तो गिडिंस ने किया है। ठीक है, आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से जान लेते हैं। जैसे कि जो गिडिंस ने सामाजिक समूह का वर्गीकरण किया है वो उन्होंने परिस्थिति के आधार पर किया है, मतलब स्टेटस के आधार पर 2 भागों में बांटा है। पहला विनियोजन समूह, मतलब इसे विनियोजन समूह या फिर आनुवांशिकी समूह भी बोल सकते हैं, ठीक है, या जनानकी समूह भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक समय में कोई भी व्यक्ति केवल एक ही समूह का सदस्य हो सकता है, जैसे कि परिवार। तो परिवार को विनियोजन समूह या आनुवांशिक या इकट्ठे समूह बोल सकते हैं गिडिंस के अनुसार। और दूसरा सम्मिश्रित समूह, मतलब इकट्ठे समूह भी इसे बोलेंगे। तो इसमें एक ही समय में एक से अधिक समूह का सदस्य बनना, जैसे कि एक विद्यार्थी प्रयाग अकादमी, SK ओझा अकादमी का सदस्य हो सकता है। तो वो दो संस्थाओं का, जैसे स्कूल में भी पढ़ता है, कोचिंग सेंटर में भी पढ़ता है, तो वो 2 जगह का सदस्य बन सकता है। तो इसे सम्मिश्रित समूह में या फिर इकट्ठे समूह में वर्गीकृत किया है गिडिंस ने। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। न जाति केंद्रित विचारधारा है? ऑप्शन ए दूसरे समूह के सांस्कृतिक गुणों का समादर करने को, ऑप्शन बी परंपरागत संस्कृति को बनाए रखने और थामे रहने की एक सांस्कृतिक समूह की प्रवृत्ति को, ऑप्शन सी इस मनोवृत्ति को कि उसकी संस्कृति या समूह दूसरों से श्रेष्ठ है, या ऑप्शन डी परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को अधिकतम करने के प्रयास को। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी इस मनोवृत्ति को कि उसकी संस्कृति दूसरे समूह से श्रेष्ठ है। तो नरजाति केंद्रित विचारधारा जो होती है उसमें जो व्यक्ति होता है ये विचारधारा रखता है कि उसकी जो संस्कृति है वो अन्य संस्कृतियों की तुलना में श्रेष्ठ है। तो इसे ही नरजाति केंद्रित विचारधारा कहेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन गलत है? ऑप्शन ए हित समूह मैक्लेनन, ऑप्शन बी परिस्थिति समूह वेबर, ऑप्शन सी सामाजिक संवर्ग कूले या ऑप्शन डी समष्टि वॉनविच। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिक संवर्ग कूले का ना होकर के इसे मर्टन ने दिया है। आइए जानते हैं हित समूह क्या होता है, परिस्थिति समूह, सामाजिक संवर्ग या समष्टि समूह क्या होता है। जैसे कि हित समूह, तो इसे किसने दिया? मैक्लेनन ने दिया। तो जब व्यक्ति का समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गैर सरकारी संगठनों पर प्रभाव डालता है तो इसे हित समूह कहेंगे। तो हित मतलब अपना स्वार्थ का समूह। तो जब हम किसी दूसरे संगठन पर अपने स्वार्थ के लिए प्रभाव डालते हैं तो वो समूह हित समूह कहलाएगा। इसको वर्गीकृत किसने किया? तो मैक्लेनन ने बोला। दूसरा परिस्थिति समूह, जिसको वेबर ने दिया, और इसे वेबर समूह भी कहा जाएगा। अतः ये वे समूह होते हैं जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है, वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग का अवसर भी नहीं है, इसे ही वेबर का परिस्थिति समूह कहा जाता है। तो मतलब वो समूह जिसके पास कोई संपत्ति नहीं, वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग का अवसर नहीं होता है, वो समूह इन्होंने वेबर ने परिस्थिति समूह के अंतर्गत रखा है। तीसरा सामाजिक संवर्ग, जो कि मर्टन ने प्रस्तुत किया है। इसमें जिन व्यक्तियों में एक जैसी विशेषता हो, चाहे वो शारीरिक हो या फिर सामाजिक हो, तो वो सामाजिक संवर्ग के सदस्य होंगे। तो सामाजिक संवर्ग के अंतर्गत वे लोग आएंगे जो एक जैसे शारीरिक या एक जैसे मानसिक या एक जैसे सामाजिक संरचना वाले जो व्यक्ति या विशेषताओं वाले व्यक्ति होंगे, वो एक जैसे सामाजिक संवर्ग का निर्माण करेंगे, यह मर्टन का कहना है। और चौथा है जो कि समष्टि समूह, तो इसे वॉनविच
वेबर या पार्सन, ये तीनों ने ही प्रस्तुत किया है। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा समूह होता है, इसमें व्यक्तियों का जो समावेश होता है वो एक ऐसी भावनाओं या मूल्यों में विश्वास करते हैं कि वे आपस में अंतःक्रिया नहीं करते हैं। तो मतलब समष्टि के अंतर्गत जो भी व्यक्ति होगा वो उनके जो भावनाएं मूल्य होंगे वे आपस में अंतःक्रिया नहीं करते होंगे। जैसे कि मान ले भीड़, तो भीड़ में क्या होगा, जैसे राष्ट्र में हर किसी के अंदर अपने राष्ट्रीयता के प्रति भाव है, मूल्य एक जैसे हैं, लेकिन जब भीड़ में होते हैं तो वो एक दूसरे से अंतःक्रिया नहीं करते, लेकिन भाव सभी के अंदर एक जैसे होते हैं। तो एक जैसे भावनाओं या मूल्यों में ये विश्वास तो करते हैं लेकिन उसमें अंतःक्रिया नहीं करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अर्ध समूह का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन ए कूले, ऑप्शन बी बटोमोर, ऑप्शन सी एसी मेयर या ऑप्शन डी मैकडूगल। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, एसी मेयर ने अर्ध समूह का वर्गीकरण किया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि एसी मेयर द्वारा अर्ध समूह का वर्गीकरण किया गया। उन्होंने पहला जो वर्गीकरण किया उसमें बताया कि वर्गीकृत अर्ध समूह, इसको नाम दिया, ठीक है। तो इसमें एक ऐसे समूह के सदस्यों की सामाजिक परिस्थिति व हित जो होंगे वो समान होंगे। तो वर्गीकृत अर्ध समूह के अंतर्गत जो भी व्यक्ति होंगे उनकी सामाजिक स्टेटस और जो उनके स्वार्थ की भावना होगी वो एक समान होगी। और दूसरा जो इन्होंने विभाजन किया वह अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह के रूप में किया गया। यह एक ऐसा समूह होता है जिसमें एक संगठन का निर्माण तो नहीं होता, लेकिन एक लिंग, जाति या राष्ट्र के लोग एक जैसा व्यवहार करके आपस में एक जैसे समूह का प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि राष्ट्र के नाम पे या लिंग या जाति जो होंगे वो एक जैसा व्यवहार करते होंगे, तो वो जो होगा संगठन वो अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह के अंतर्गत आएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए स्थानीय समूह वे समूह होते हैं जिनका संगठन सदस्यों की स्थानीय समीपता के कारण किया जाता है। ऐसे समूह गोत्र, वन्य जाति एवं खानाबदोश होते हैं। ऑप्शन बी गोत्र से तात्पर्य ऐसे समूह से है जो अपनी पूर्वज से उत्पत्ति मानता है या पूर्वज काल्पनिक या वास्तविक दोनों प्रकार से हो सकते हैं। ऑप्शन सी माजुमदार और मदान के अनुसार कुल या गोत्र अधिकांश रूप से कुछ वंशों का एक ऐसा संगठन होता है जो कि उसकी उत्पत्ति का एक कल्पित पूर्वज से मानते हैं, जो कि मानव के समान पशु पौधा या निर्जीव वस्तुओं तक हो सकता है। तो ये बात स्थानीय समूह के अंतर्गत रखी जाएगी या नहीं रखी जाएगी, इससे पहले आप देख लीजिए। यहाँ पे बात स्थानीय समूह के बारे में की गई है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त समूह। तो स्थानीय समूह के अंतर्गत ये तीनों ही पॉइंट शामिल किए जाएंगे। जो स्थानीय समूह होता है, आइए उस चीज को भी जान लेते हैं। स्थानीय समूह तो वे समूह होते हैं जिनका संगठन सदस्यों की स्थानीय समीपता के कारण किया जाता है, ठीक है। तो स्थानीय समीपता मतलब आपस में जो घुले मिले रहते हैं या आपस में जो रहते हैं स्थानीय लोग जो होते हैं जिनका समूह बहुत छोटा होता है, तो उनकी समीपता के कारण किया जाता है। ऐसे समूह गोत्र, वन जाति, खानाबदोशी दल के होते हैं। अब आप समझ लीजिए गोत्र क्या होता है और जाति में अंतर क्या होता है। तो जो जाति होती है एक वास्तविक रूप से संगठित समूह होता है, जबकि गोत्र जो होता है वो पौराणिक पूर्वजों पर आधारित होता है। तो देखिए एक ही जाति में गोत्र सबका अलग अलग होता है, तो गोत्र जो होता है वो हमारे पूर्वज होते हैं उनके आधार पे होता है, ठीक है। जबकि जाति जो होगा वो हमारा वास्तविक संगठन समूह जो होता है, जो संगठन समूह होगा वास्तविक रूप से उसको जाति कहेंगे, और जो गोत्र होगा वो पूर्वजों का होगा, ठीक है। और जाति में क्या होता है, अंतर्विवाही समूह होता है, जबकि गोत्र में मतलब एक जैसे गोत्र में शादी नहीं हो सकती, लेकिन जाति में एक जैसी जाति में शादी करना जरूरी होता है। तो जाति अंतर्विवाही समूह होता है और गोत्र बहिर्विवाही समूह होता है, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है गोत्र और जाति में अंतर में, तो गोत्र में सदस्यों की स्थिति जो होगी वो समान होगी, परंतु जाति में सदस्यों की स्थिति में ऊंच नीच की भावना होती है। तो कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि गोत्र के आधार पे ऊंच नीच की भावना देखी जाती है, जबकि जाति के आधार पे कि वो उनसे जाति में ऊंचे हैं वो उनसे जाति में नीचे हैं। तो ये शरण की भावना जाति के आधार पर होती है, ना कि गोत्र के आधार पर। आइए बढ़ते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10, द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए C.H. कुले, ऑप्शन बी रेडफील्ड, ऑप्शन सी G.C. होम्स या ऑप्शन डी G.H. मीड। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, G.C. होम ने द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक लिखी है। आइए जानते हैं कुछ अन्य पुस्तकों के बारे में, जैसे कि लोनली क्राउड किसने लिखी है? तो वो डेविड रिजमैन ने लिखी है। तो याद रखिएगा, लोनली क्राउड डेविड रिजमैन। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर किसने लिखी है? तो वो चार्ल्स कूले ने लिखी है, ठीक है। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सामाजिक संगठन किसने लिखी है? तो वो भी चार्ल्स कूले ने लिखी है। तो इसे याद रखिएगा, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये चार्ल्स कूले की बुक है और लोनली क्राउड डेविड रिजमैन की है। आई होप आपको सामाजिक समूह टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर एक बार आपने देखा है, नहीं भी समझ में आया, उसे दोबारा एक बार देख लीजिएगा, तो उसे क्या है, बहुत अच्छे से आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें जो भी आपका सुझाव हो लिख करके भेजिए, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। उसके उस टॉपिक के अनुसार हम फिर ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएं, या फिर जैसे पहले हम 10 क्वेश्चंस लाते थे अलग अलग चैप्टर से, वैसे प्रोवाइड कराएं। तो आपको जैसे भी अच्छा लग रहा है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके आप बताएं, अपने सुझाव रखें। एंड अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।